ओके ना, अमेंडमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट अमेंडमेंट पीजीबीपी के हेड में कुछ है। सब लोग को पता है सेक्शन 43B एक फेमस सेक्शन है पीजीबीपी का। उस पर रूल क्या है, डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। तो पेमेंट बेसिस वाले कुछ खर्चे हैं ना, उसके अंदर एक और पॉइंट ऐड हुआ है, वो क्या है बताऊंगा। लेकिन पता है मेरे रेगुलर लेक्चर जिन लोगों ने देखे होंगे ना, उनको पता है मैं 43B में एक कोडवर्ड बताया था, टीबी लिकर। और ये कोडवर्ड किसका है, ऐसे खर्चे जिसका डिडक्शन पेमेंट बेस पे मिलता है। तो पहले फटफट रिकैप मारो, ये पुराना रूल ही है, पहले बता रहा हूँ, नया बाद में आएगा अभी। हाँ, ठीक क्या था, टैक्सेस, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, लीव सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक्स, एनबीएफसी। फिर सी देखो क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। फिर आर क्या था, पेमेंट टू इंडियन रेलवेज। तो इतने खर्चों का तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन था ही। अब इसमें एक और ऐड हो गया है, अब मेरा कोडवर्ड टीबी लिकर के बदले ये दो क्या हो गया, टीबी लिक्रम। टीबी लिक्रम, एक एम जैसा नया पॉइंट ऐड हुआ है इन द लिस्ट ऑफ पेमेंट बेसिस वाले डिडक्शन। यू नो एम क्या है, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो इधर, एनी अमाउंट पेएबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यू नो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, माइक्रो मतलब जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, प्लस प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ये याद नहीं रखना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। माइक्रो किसको बोलते हैं, जिसके धंधे में प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 CR है और सेल्स अप टू 5 करोड़। और स्मॉल किसको बोलते हैं, ये तो माइक्रो बताया था ना, 1 करोड़ और 5 करोड़, 1 करोड़ और 5 करोड़ में कोई माइक्रो बनता है। 1 करोड़ की मशीन, 5 करोड़ का सेल्स। स्मॉल के लिए 10 करोड़ की मशीन, 50 करोड़ का सेल, मतलब इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल। तो सी, ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए ऑलरेडी एक एक्ट है, वो एक्ट का नाम क्या मालूम, मसमेडा। मसमेडा का फुल फॉर्म क्या मालूम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और पता है ये एक्ट में क्या बोला है कि जो बेचारे छोटा छोटा बिजनेस लेके बैठे हैं ना, उनको टाइमली पेमेंट किया करो। ये मसपेड़ा में लिखा है, मसपेड़ा मतलब माइक्रो स्मॉल वालों का एक्ट। वो बोलता है कि जो माइक्रो स्मॉल धंधा लेके बैठे हैं ना, उन लोग की पेमेंट को लटका लटका के मत दो, क्योंकि छोटे धंधे में ऑलरेडी इतनी परेशानियां होती है। अब उनको पार्टीज लोग भी लटका लटका के पैसा देंगे तो तकलीफ हो जाएगी ना। तो ये मसपेड़ा वाला जो एक्ट है ना, मसमेड़ा वाला माइक्रो स्मॉल वालों का एक्ट, ये बोलता है कि माइक्रो और स्मॉल लोगों को पैसा लेट मत पे करो, और अगर लेट पे किया ना तो इनकम टैक्स पे रूल है कि उसका डिडक्शन फिर अक्रूवल बेसिस पे नहीं, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। 2 मिनट तक जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा ना, थोड़ा सस्पेंस लगेगा, लेकिन पेशेंटली एक बार थियरी सुनना पड़ेगा। क्या बोला देखो, अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट के रूल के हिसाब से अगर तुमने टाइमली पेमेंट कर दिया ना, तो डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे मिलता है। लेकिन अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाले एक्ट के टाइम लिमिट की तूने इज्जत नहीं की, और तूने बिजनेसमैन जो बेचारा माइक्रो स्मॉल आदमी है उसको डिलेड पेमेंट किया, तो डिडक्शन तेरे को अक्रू होते ही नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। इतने में नहीं समझ पाओगे तुम, लेकिन एक बार ये जो मैंने बोला तुमको लिखाया हुआ दिखाना पड़ेगा, फिर एग्जाम्पल से समझ पाओगे। एक बार पढ़ो क्या लिखा है, इफ इमेजिन करो मैं हूं एक बिजनेसमैन और मेरा एक स्टेशनरी वाला कोई बिजनेस है जिससे मेरा रेगुलर संपर्क होता है। अरे स्टेशनरी वालों को मैं पेमेंट करते रहता हूँ, और बेचारा स्टेशनरी की दुकान लेके बैठा ना, वो माइक्रो या स्मॉल है। अबे ना लॉ मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो स्टेशनरी वाला छोटी दुकान लेके बैठा है, तू तो कोचिंग क्लास का एम्पायर लेके बैठा होगा,
लेकिन वो स्टेशनरी वाला छोटा बिजनेसमैन है, वो जेरोक्स वेरोक्स मार के लोग से पैसे कमा रहा है, लोगों से स्टेशनरी बेच के कमा रहा है, छोटा धंधा कर रहा है ना, तो उसके पैसे तू लटका के मत दे। अगर मैं उसको लटका के दूंगा तो मुझे तकलीफ होगी। सी क्या होगी, पहले देखो लॉ एग्जाम्पल याद रखना, एक तरफ मैं जो पे कर रहा हूं और स्टेशनरी वाला जिसे मुझे पैसा देना है, वो स्टेशनरी वाला इज अ माइक्रो स्मॉल। अब लॉ मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये देखो, अगर तुम विद इन द टाइम लिमिट ऑफ मसमेडा पे करोगे, मुझे बोला है, मुझे क्या बोला है कि अगर स्टेशनरी वालों को मैं मसमेडा के टाइम लिमिट के हिसाब से पे करूंगा ना, तो स्क्रीन पर देख अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। मीनिंग बताऊंगा एग्जाम्पल से, रुको ना। लेकिन कंडीशन क्या है, पे एज पर दी, पढ़ो क्या लिखा है, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 15 ऑफ मसमेडा। मसमेडा क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, लंबा एक्ट है ना, इसलिए बोलना पड़ता मसमेडा। तो मसमेडा के नियम के हिसाब से टाइमली पेमेंट किया तो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये पढ़, अगर बियॉन्ड मसमेडा का टाइम लिमिट पेमेंट किया तो इनकम टैक्स वाले भड़क जाएंगे और अपने को डिडक्शन भी पेमेंट बेसिस पे मिलेगा एज पर 43P। अब ये तो थियोरिटिकली पढ़ा है, इतने में बच्चा विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, मुझे मालूम है। अब मुझे तुमको है ना एग्जाम्पल से सिखाना पड़ेगा। लुक, पहले अपने को ये भी जानना पड़ेगा मसमेडा मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो स्टेशनरी वाले को पैसा मैं कितने टाइम में दूं। अरे मुझे ऐसा बोला ना लॉ ने कि तू स्टेशनरी वाला तेरा जो है, जो स्मॉल और माइक्रो है, तो उसको टाइम पे पैसा दे। तो टाइम पे देने का मतलब क्या है, तो सुनो, उसके लिए लॉ में क्या लिखा है, दैट डिपेंड्स अपॉन माई एंड स्टेशनरी वाले का एग्रीमेंट। एग्जाम्पल से समझो तो समझेगा, मैं कोचिंग क्लास वाला, मेरा स्टेशनरी वाला है, तो अगर मैंने स्टेशनरी वालों के साथ एग्री किया ना कि डोंट वरी, तेरे से जो मैंने स्टेशनरी लिया ना उसका 30 दिन में पेमेंट कर दूंगा, 40 दिन में कर दूंगा, तो जो मैंने अग्री किया ना तो उतने टाइम में देने का। एक बार मैंने जो अग्री कर दिया ना उतने टाइम में देना मेरा ड्यूटी है, उसको बोलते हैं मैंने टाइमली पेमेंट किया तो मुझे अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैंने अग्री किया था 40 दिन में दूंगा, 40 दिन में दूंगा, 40 दिन में नहीं दिया, तो फिर जब पे करेगा तब पेमेंट बेस पे डिडक्शन मिलेगा। स्टिल इट्स नॉट इजी टू इमेजिन, एग्जाम्पल नीचे रेडी है, पेशेंस रखो। लेकिन मसमेडा क्या बोलता है, जितना तूने अग्री किया उतने टाइम में दे, लेकिन अग्री किया हुआ टाइम शुड बी मैक्सिमम 45 डेज। मतलब स्टेशनरी वाले के साथ मैं ऐसा अग्री करूं ना, तेरे को मैं 60 दिन में पैसा दे देगा, 60 दिन में पक्का दे देगा, तो 60 दिन जैसा अग्री किया हुआ अलाउड ही नहीं है। मसमेडा बोलता है कि तुम अपने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज वालों को पेमेंट के वादे करते हो ना, 45 डेज से ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 45 डेज। यस, इफ यू अग्री फॉर अ लेसर पीरियड तो अग्री टाइम का इंपॉर्टेंस है। मीन्स अगर मैंने स्टेशनरी वालों को 30 दिन 36 डेज का वादा किया है तो उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर उसको मैं 60 दिन में पैसा दूंगा, 80 दिन में, तो मैक्सिमम 45 डेज। ये 45 फिक्स्ड है। अरे मतलब जितने टाइम में अग्री किया उतने टाइम में पैसा दो, बट अग्री टाइम शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज। लेकिन अगर हम लोग का कुछ अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब हम लोग का रोज का चलते रहता है, वो स्टेशनरी देता है मैं उसको पैसे देता हूँ, वो स्टेशनरी सप्लाई करता है मैं उसको पैसे देता हूँ, हम लोग के बीच में आपस में कुछ अग्रीमेंट नहीं है कि पैसे कब दूंगा, तो इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट 15 दिन में देना मेरा ड्यूटी है। मतलब जिस दिन उसने मुझे स्टेशनरी डिलीवर की ना, डिलीवरी मिलते ही, डिलीवरी से गिनना पड़ता है, मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ उससे, तो स्टेशनरी का जब आइटम आया ना मेरे पास, वो डिलीवरी वाला दिन छोड़ उसके 15 दिन में पेमेंट करना पड़ता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड स्टेशनरी वाला। तो अगर अग्री किया है तो अग्री टाइम में दो, विच शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज। अग्री नहीं किया तो 15 दिन। पढ़ो एक बार ये देख लो ना, फिर एग्जाम्पल में मजा आएगा। देखो मसमेडा मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि स्मॉल मीडियम, सॉरी मीडियम नहीं है, माइक्रो स्मॉल लोग के लिए, मीडियम लोग नहीं है, माइक्रोज और स्मॉल लोग को, पढ़ो क्या लिखा है, अग्रीड टाइम में पेमेंट करो। क्या लिखा है, अग्रीड टाइम, एंड अग्रीड टाइम कैन बी एनीथिंग बट नॉट मोर देन 45 डेज। एंड इफ यू डोंट अग्री एनीथिंग विद योर सप्लायर,
तो मैक्सिमम 15 डेज होना चाहिए। अब एग्जाम्पल, हाँ ये देखो, मान लो मेरा अपना स्टेशनरी वाला है ना, उससे मैंने कुछ स्टेशनरी का आइटम लिया और उसने मेरे को डिलीवरी दिया था 28 फरवरी को, सॉरी 12 मार्च को एक सेकंड, 12 नहीं, लेट्स अज्यूम उसने मेरे को 26 मार्च को डिलीवरी दिया था। स्क्रीन पर देखो ना, ड्राइंग देखो, ये मेरा ईयर कौन सा, ये रहा, और मैंने स्टेशनरी ना साल के एंड में ऑर्डर की थी और मुझे पता है डिलीवरी कब मिली थी। देखो 26 मार्च को डिलीवरी मिला था, ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, एक बार लिख देता हूं तो समझेगा। देखो 26 मार्च को मुझे स्टेशनरी का डिलीवरी मिला था और हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि कितने टाइम में मैं पैसा दूंगा, कुछ एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। और अगर मैंने अपने स्टेशनरी वालों के साथ कुछ अग्री नहीं किया है तो मेरा ड्यूटी क्या बनता है, 15 दिन में तो मुझे चुकता करना चाहिए। गिनो 15 दिन। अरे अग्री किया होता तो अग्री टाइम में चुकाना है, लेकिन मैंने अपने स्टेशनरी वाले के साथ मिलकर कुछ अग्री नहीं किया था, तो मुझे 15 दिन में पैसा देना मेरा ड्यूटी है ना। तो अब चेक करो 15 दिन कब खत्म हो रहे, गिन के बताओ। 26 मार्च को मत गिनना, 26 को छोड़ना, तो बचा क्या, 27, 28, 29, 30, 31। तो 31 मार्च तक 5 दिन हो गए और 10 दिन चाहिए, 15 गिनना है ना, तो 10 अप्रैल। तो देखो मैं 10 अप्रैल भी इधर लिख देता हूँ, मार्क कर दो 10 अप्रैल। मतलब लेटेस्ट मुझे 10 अप्रैल तक पे कर देना चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ अगर मैंने 10 अप्रैल तक पे कर दिया तो क्या होगा, और 10 अप्रैल तक नहीं पे किया तो क्या होगा। तो सी इधर क्या लिखा था, पढ़ो। अगर टाइम लिमिट ने पे किया तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउड, और बियॉन्ड टाइम लिमिट पे किया तो पेमेंट बेसिस पे। तो सिंपल है, ये देखो टाइम लिमिट मतलब ये देखो स्क्रीन पर देखो, मैं हाईलाइट करूंगा, देखना। अगर मैंने इस पीरियड में पेमेंट कर दिया है, 15 दिन है मेरा, तो इस पीरियड में पेमेंट किया ना तो डिडक्शन मुझे अक्रूवल बेस पे मिलेगा। और मेरा स्टेशनरी का खर्चा मालूम है किस ईयर में अक्रू हुआ था, 23, 24। इसी ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। किस ईयर में, 23, 24। अगर मैंने 10 अप्रैल तक पे कर दिया, अरे मतलब 10 अप्रैल को भी पे करूँ ना, 10 तारीख, 9, स्क्रीन पर देखो ना, 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, तो टाइमली पेमेंट है ना। तो मुझे स्टेशनरी जब भी मैंने खरीदा था ना उसी ईयर खर्चा दिखाने मिल जाएगा, क्योंकि मैं गुड बॉय हूं ना, टाइमली पेमेंट किया। अब देखना स्क्रीन पर कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैंने ये देखो 10 अप्रैल के बाद पेमेंट किया, स्क्रीन पर देखो, तो मेरा स्टेशनरी का खर्चा अक्रू कब हुआ था, स्टेशनरी का खर्चा अक्रू कब हुआ था, 23, 24 में अक्रू हुआ था ना। अरे स्टेशनरी खरीदी तो 23, 24 में थी ना, लेकिन मुझे अक्रूवल बेस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेट पेमेंट करोगे तो जब पे करोगे तब। तो मान लो मैंने ये दिन को पेमेंट किया, देखो ना ये दिन को, तो ये दिन कौन से ईयर में फॉल हो रहा है, 24, 25 में डिडक्शन मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स पे डिडक्शन मिलेगा। अरे इन शॉर्ट मेरे एग्जाम्पल में 4 अप्रैल तक पे कर दो ना तो 23, 24 में ही डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सॉरी क्या बोला, 10 अप्रैल, हाँ गलती से निकला होगा। अगर मैं 10 अप्रैल तक पेमेंट कर दूं ना तो मुझे 23, 24 मतलब जिस ईयर में स्टेशनरी खरीदी उस ईयर ही खर्चा दिखाने मिल जाएगा। लेकिन 10 अप्रैल के बाद पे किया तो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा, जब पे करोगे तब। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है सेक्शन 43B में। ओके, तो दिस वाज 43B का अमेंडमेंट। फिर देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 2 सेक्शन थे। एक था, ऐसे तो 3 है, ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर लोग का 44AE, प्रोफेशनल्स का 44ADA, और नॉर्मल धंधे में नॉर्मल बिजनेस में 44AD था। तो सी
एक बार 44AE था ना जो ट्रांसपोर्ट वालों का, उसको जाने दो, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है तो क्यों बात करूं, मैं अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूं। तो ये देखना, ये बिजनेस लोग के लिए 44AD में रूल क्या था कि अगर धंधे में 2 करोड़ तक की सेल है ना तो अपने रिटर्न प्रिजम्पटिव बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। और प्रिजम्पटिव बेसिस में मजा क्या आता है, जितनी भी सेल्स है उसका खाली 8% प्रॉफिट दिखाना, 8%। और अगर धंधा चेक में हो रहा है तो 6%। तो 8 या 6% जितना अपने को रिटर्न में दिखाना पड़ता है, कैसे गिनते, 8 या 6% ऑफ सेल्स। ये बेनिफिट है ना प्रिजम्पटिव का अंडर 44AD। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, टर्नओवर अप टू 2 करोड़ हुआ तो। और सिमिलर बेनिफिट इज देयर फॉर प्रोफेशनल्स, लेकिन उन लोग को 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स रिटर्न में दिखाना होता है। लेकिन ये भी शर्त क्या है, धंधे में, धंधा नहीं सॉरी, तुम्हारे प्रोफेशन में, चार्टेड अकाउंटेंसी, लीगल, डॉक्टरी के प्रोफेशन में टोटल कलेक्शन 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपने को प्रिजम्पटिव का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब देखो रूल क्या है कि अभी देखो इसके लिए बता रहा हूँ कुछ, 2 करोड़ तो छोड़, 3 करोड़ वालों को भी प्रिजम्पटिव मिलेगा, 3 करोड़ तक वालों को भी प्रिजम्पटिव मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तेरा पूरा धंधा चेक में होना चाहिए। पूरा तो नहीं बोल सकते, धंधे की सारी रोकड़ी जो होती है ना, सेल्स का जो पैसा मिलता है, 95% और मोर अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या ईसीएस में आना चाहिए। ईसीएस बोला तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, उसमें जीपे, पेटीएम सब आ गया। अगर अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस से तुझे 95% और मोर कलेक्शन मिल जाता ना, मतलब कैश कंपोनेंट 5% से ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट तो 3 करोड़ तक भी टर्नओवर है ना, तो प्रिजम्पटिव बेसिस देती है। ऐसा ही कुछ प्रोफेशनल लोग के लिए भी है। प्रोफेशनल को बोला अगर तुम लोग भी सारा धंधा चेक में करते हो, सारा मतलब 95% और मोर तुमको जो रोकड़ी मिलता है ना, मतलब रिसीट्स की बात, और पेमेंट नहीं, रिसीट्स का 95% और मोर अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट है, ईसीएस हुआ, तो प्रोफेशनल लोग को ही बोला है। फिर तो 50 छोड़, 75 लाख तक भी तेरा ग्रॉस रिसीट्स है ना, प्रिजम्पटिव मिलेगा। अरे मतलब प्रिजम्पटिव में जो 2 करोड़ और 50 लाख का क्राइटेरिया था ना, वो चेंज होके 3 करोड़ और 75 लाख कर दिया। लेकिन न्यू थ्रेशोल्ड के लिए कंडीशन क्या है, सारा धंधा चेक में होना चाहिए। सारा तो नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट 95% और मोर ऑफ योर रिसीट्स शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो स्क्रीन पर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 करोड़ को देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 करोड़ को कट करके 3 करोड़ हो जाएगा। मतलब 2 करोड़ का रूल अभी भी है, 3 करोड़ तक चला लेंगे प्रिजम्पटिव। उसके लिए कंडीशन है 95% और मोर अकाउंट पे चेक वगैरह से मिलना चाहिए। दैट मीन्स अगर तुमको अकाउंट पे चेक से ज़्यादा पैसा नहीं आता तो फिर 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो ही प्रिजम्पटिव मिलेगा। अरे 2 करोड़ का रूल आज भी कायम है। अरे बेस्ट ऐसे याद रखो ना, जो सारा चेक मतलब 95% समझ आओ ना, जो सारा चेक में काम करता है तो वो लोग तो 3 करोड़ तक भी प्रिजम्पटिव की दुनिया जी सकते हैं। और जो लोग चेक में ज़्यादा नहीं खेलते, थोड़ा चेक थोड़ा कैश वगैरह होता है, तो वो लोग को 2 करोड़ तक की प्रिजम्पटिव की दुनिया देखने मिलेगी, प्रिजम्पटिव की दुनिया देखने मिलेगी। प्रोफेशनल्स में भी वही, जो प्रोफेशनल पूरा चेक ही चेक में खेलता है 95% मोर, तो उसको 75 लाख तक भी प्रिजम्पटिव की दुनिया देखने मिलेगी। अदरवाइज 50 लाख तक प्रिजम्पटिव की दुनिया है। तो ये अमेंडमेंट था प्रिजम्पटिव के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट इज ऑन बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट के लिए अंदर मस्त अमेंडमेंट आया है। सी पहले जो स्क्रीन पर लिखा है ना, ये मैंने तुमको बिजनेस ट्रस्ट के टाइम पढ़ाया था। ये देखो जो पढ़ाया था पहले याद करो। बिजनेस ट्रस्ट का क्या सिस्टम होता है, पहले उन लोग को इनकम मिलती है, फिर आगे यूनिट होल्डर्स को पास ऑन कर देते हैं ना। फिर मैंने देखो बिजनेस ट्रस्ट पढ़ा था, क्या बताया था
कि हर बिजनेस ट्रस्ट की 4 इनकम होती है, IDRO। इसको मैं कोडवर्ड की तरह भी याद करवाता, इड्रो। क्या बोलते थे हम लोग? इड्रो। फुल फॉर्म याद करो क्या था? I फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। D डिविडेंड फ्रॉम SPV। R फॉर रेंट फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, जिसमें बिजनेस ट्रस्ट ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और अदर इनकम्स। और इसका रूल क्या था? इंटरेस्ट इनकम एग्जाम था 1023 FC, डिविडेंड एग्जाम अंडर 1023 FC, रेंट एग्जाम अंडर 1023 FCA। ऑल अदर इनकम्स में टैक्स लगता है, कैसा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। लेकिन अदर इनकम में भी बाइफर्केशन करना पड़ता है। वो शॉर्ट टर्म STT भरा हुआ रहे तो 15%, लॉन्ग टर्म STT भरा हुआ रहा तो 10%, विनिंग्स जैसा है तो 30%। वो अपने टैक्स कैलकुलेशन में बाइफर्केशन करते थे ना। मेरा एक कोडवर्ड था, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, वो हिसाब से। लेकिन अगर ये अदर इनकम कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं, कोई सादा इनकम है, सादा इनकम है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स आता है, विच इज 30% प्लस हाईएस्ट सरचार्ज 37% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐसा MMRD से टैक्स आता है, बताया था। ये सब पुरानी चीज, अमेंडमेंट बताऊंगा। फिर ये इनकम यूनिट होल्डर को पास ऑन होती तो क्या होता है? जो इधर एग्जाम था इधर टैक्सेबल है ना, इधर ही देख लो ना पूरा एक साथ। जो इधर एग्जाम था वो इधर टैक्सेबल है, और जो इधर टैक्सेबल था वो इधर एग्जाम्ड है। ये सब मैंने पढ़ा था। नया पॉइंट देखो, अगर बिजनेस ट्रस्ट के पास इड्रो के अलावा कुछ और रिसीव हुआ है, मतलब इनकम जैसी चीज नहीं है, कुछ पैसा है। अरे इनकम तो इड्रो में सब आ गए ना। इड्रो में ओ क्या था? अरे अपने IDRO में ओ क्या था? ओ एनी अदर इनकम ना। तो हर इनकम इड्रो में तो घूम फिर के आएंगे ना। चलो जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, समझता है। लेकिन लास्ट में ओ क्या था? अदर इनकम्स। तो सी मेरे इड्रो वाले कीवर्ड में सब इनकम शामिल हो गई है। लेकिन अब कुछ ऐसा इमेजिन करो, बिजनेस ट्रस्ट को कुछ पैसा रिसीव हुआ है। अरे कुछ लोन रीपेमेंट का पैसा आया होगा, बट इट इज नॉट इन द कैरेक्टर ऑफ इनकम। कुछ रिसीव हुआ है। अब ये रिसीव हुई चीज है ना, बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर्स को पास ऑन कर दी। वापस बताओ, ये रिसीट जो रिसीव हुआ है वो क्या है? ये इनकम है। अरे इनकम के कैरेक्टर का होता तो IDRO के अंदर कवर हो जाता ना। लेकिन ये जो मैं अभी रिसीव की बात कर रहा हूँ ना, ये इनकम नहीं मिला है। मतलब बिजनेस ट्रस्ट है, किसी को लोन दिया तो लोन का रीपेमेंट आ गया, समथिंग लाइक दैट विच इज नॉट इन द कैरेक्टर ऑफ इनकम। फिर पता है बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया? वो रिसीव किया हुआ पैसा यूनिट होल्डर को दे दिया। अब जहां तक बिजनेस ट्रस्ट का सवाल है, बिजनेस ट्रस्ट को इस पे टैक्स नहीं आ सकता क्योंकि इनकम ही नहीं है। अरे कोई चीज, अरे लोन रीपेमेंट का पैसा है तो थोड़ी इनकम है, तो इनकम ही नहीं है तो बिजनेस ट्रस्ट टैक्स नहीं भरेगी ना। लेकिन यूनिट होल्डर को मिला है ना, तो यूनिट होल्डर को इनकम दिखाना पड़ेगा। यूनिट होल्डर का थोड़ी लोन था वो। यूनिट होल्डर तो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर को तो जहां इन्वेस्ट किया है वहां से कुछ भी मिले ना, इट इज डीम्ड एज इनकम, और उस पर यूनिट होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट है। मतलब अभी तक अपने पढ़ाई में ना IDRO आता है। अब IDRO के अलावा अदर रिसीट्स विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। यू कैन सी इफ समथिंग इज इन द नेचर ऑफ इनकम तो IDR कुछ नहीं तो O में तो आ ही जाएगा, O अदर इनकम है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि बिजनेस ट्रस्ट को देख स्क्रीन पर, कुछ पैसा मिला है, मतलब कोई पार्टी को लोन दिया था, रीपेमेंट आया होगा, कुछ भी पैसा मिला है, बट वो इनकम के कैरेक्टर का नहीं है। तो इनकम का कैरेक्टर का नहीं है तो अपने कैसे हाथ ऊपर कर देते, इनकम ही है, टैक्स काय को भरूं? तो ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स नहीं आएगा। बिजनेस ट्रस्ट अपना हाथ ऊपर करके बोल सकती है ये इनकम ही नहीं, टैक्स क्यों भरूं?
लेकिन अगर बिजनेस ट्रस्ट ने वही आए हुए पैसे यूनिट होल्डर को पास ऑन किया, तो यूनिट होल्डर हाथ ऊपर नहीं कर सकता है, क्योंकि यूनिट होल्डर तो इन्वेस्टर है ना, और इन्वेस्टर को तो जहां इन्वेस्ट किया है ना वहां से कुछ भी मिले, इट हैज द कैरेक्टर ऑफ इनकम, क्योंकि इन्वेस्टर का वो रिटर्न्स है और उसको इस पे टैक्स आएगा। और ये अमेंडमेंट क्यों निकाला मालूम है? लोग चीटिंग करते थे, क्या करते थे मालूम है? बिजनेस ट्रस्ट है ना, एक्चुअली ऐसी कोई इड्रो जैसी इनकम भी होती थी ना, लेकिन क्या दिखाती थी, हाँ कुछ यहाँ वहाँ से लोन रिपेमेंट हुआ है, वही सब इनकम देते थे, जो इधर भी टैक्स नहीं होती थी, यूनिट होल्डर को भी टैक्स नहीं होती थी। अरे एक्चुअली वो लोन रिपेमेंट नहीं होगा रे, शायद इनकम जैसा ही कुछ होगा आइटम, लेकिन चीटिंग में तो कुछ भी चीटिंग कर सकता है ना। अरे एक्चुअली वो इनकम था, लेकिन इनकम होता है तो कोई ना कोई तो टैक्स भर देता है ना। अगर बिजनेस ट्रस्ट भरता है तो यूनिट होल्डर नहीं भरेगा, और बिजनेस ट्रस्ट नहीं भरेगा तो यूनिट होल्डर भरेगा। इनकम का तो टैक्स आ ही जाता है ना। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट लोग है ना, बहुत बार डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते दिखाते थे, हाँ ये तो इनकम नहीं है, वी हैड सरप्लस मनी, जो यहाँ वहाँ लोन रिपेमेंट से आया था वो पैसा हमने यूनिट होल्डर्स को दे दिया। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लोग कैसे करते थे, ऐसा बताते थे कि कुछ नॉन इनकम जैसी आइटम है जो हमें मिली थी, हमने इनको दे दिया, हमारे इन्वेस्टर है भाई। और सिंस वो नॉन इनकम वाली चीज थी ना, नॉन इनकम, तो ये देखो दोनों जगह पे टैक्स नहीं आता था। लेकिन गवर्नमेंट भी खड़ूस बन गई है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, चल बिजनेस ट्रस्ट अगर तू कुछ बोलेगा ना कुछ नॉन इनकम जैसा है, तेरे को तो टैक्स नहीं आएगा, लेकिन तेरे इन्वेस्टर के सिर पे टैक्स आएगा। इन्वेस्टर मतलब यूनिट होल्डर को टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन पता है यूनिट होल्डर के लिए एक्चुअली तो इनकम नहीं, यूनिट होल्डर क्या दिखाएगा, यूनिट होल्डर बताएगा इट्स रिटर्न ऑफ माय कैपिटल। यूनिट होल्डर बोलेगा मैंने कुछ पैसा लगाया था, उसका रिटर्न मिला है, कैपिटल रिटर्न मिला है उसको। क्योंकि सी एक्चुअली इनकम का कैरेक्टर तो आईडीआरओ का ही है ना। सी ये पैसा जो हकीकत में मिला है बिजनेस ट्रस्ट को, जो यूनिट होल्डर को पास ऑन हो रहा है, इनकम तो नहीं है। तो यूनिट होल्डर उसको रिटर्न्स पे क्या बताएगा, रिटर्न ऑफ माय कैपिटल। अरे मतलब यूनिट होल्डर जिस बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाया था ना, वो कैपिटल होता है, वो बोलेगा मैंने कैपिटल लगाया था, उसमें से कुछ रिटर्न आ गया। लेकिन कैपिटल लगाया तो वो तो अपना ही पैसा अपने को मिला ना। तो इधर भी एक रूल है कि अगर यूनिट होल्डर ने इशू के वक्त 10 रुपया डाला था, बिजनेस ट्रस्ट के आईपीओ में 10 रुपया डाला था, और अब उसको ये ऐसी वाली चीज जो बता रहा हूं ना वो 12 रुपया मिली है, तो दो उसको इनकम दिखानी पड़ेगी। वापस सुनो, यूनिट होल्डर ने इशू के टाइम 10 रुपया डाला था, अब है ना ये जो ऐसी वाली चीज जो बता रहा हूं ना, कैसी वाली, जो बिजनेस ट्रस्ट को एक जस्ट एक कैजुअल रिसीट मिली है विच इज नॉट एन इनकम, वो बिजनेस ट्रस्ट ने इधर पास ऑन की, मान लो उसकी अमाउंट 12 रुपया है, तो यूनिट होल्डर को भले 12 भी मिला होगा ना, टैक्स 12 पे नहीं आएगा, 12 माइनस 10 2 रुपये पे, क्योंकि सिर्फ 12 को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अब जब वो इनकम नहीं है तो क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ माय कैपिटल। इन्वेस्टर बोलेगा हमने बिजनेस ट्रस्ट से पैसा लगाया था, पैसा लगाया हमने, रिटर्न मिल गया हमको, लेकिन हमने तो सिर्फ 10 रुपये लगाया था, मिला 12, तो 2 रुपया इनकम दिखाना पड़ेगा। मतलब सी एक तरफ गवर्नमेंट थोड़ी हार्श है, दूसरी तरफ में बेनिफिट भी है। नोटिस नहीं किया तुम लोग ने? सी पहले मैंने पढ़ा तो कैसे लगा था यार, कुछ बिजनेस ट्रस्ट को मिला जो इनकम ही नहीं है, उस पर भी यूनिट होल्डर को टैक्स भरना पड़ रहा है। लेकिन यूनिट होल्डर को भी क्या बोला है, तूने इशू के वक्त जो डाला था ना उससे एक्स्ट्रा मिला तो ही टैक्स आएगा। क्योंकि ये जो चीज मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं ना, इसका कैरेक्टर इज नॉट एन इनकम। तो फॉर एन इन्वेस्टर इफ समथिंग इज नॉट इनकम देन इट इज व्हाट, इट इज रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। मींस लिटरली उसका यूनिट्स कैंसिल नहीं हुआ, यूनिट्स अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन यूनिट्स में जो पैसा लगाया था उसमें से रिटर्न आया है, कैपिटल रिटर्न हुआ है उसका। इससे इशू प्राइस में अगर 10 रुपया डाला था तो उसको 12 मिला है तो 2 पे ही टैक्स आएगा। लेकिन जितना इशू प्राइस में 10 डाला था
उतना ही मिला है तो टैक्स भी नहीं आएगा। मतलब ये देखो इधर क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से, स्क्रीन पर देखो, पत्ते खोल रहे मेरे अभी। हाँ, बिजनेस ट्रस्ट के पास क्या है बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, रिकैप हो रहा है। बिजनेस ट्रस्ट को है ना इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, अदर इनकम नहीं मिला है। अरे इनकम्स का ट्रीटमेंट तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना यार, इनकम नहीं है। पढ़ो ध्यान से, हाईलाइट करो, पढ़, नॉट एन इनकम। एग्जाम्पल क्या बताया था, बिजनेस ट्रस्ट ने किसी को लोन दिया था, लोन का रीपेमेंट हो गया, तो लोन दिया हुआ रीपे थोड़ी इनकम होता है, तो कुछ नॉट एन इनकम जैसा पैसा आया है। तो ये देखो मैंने क्या किया, बिजनेस ट्रस्ट के लिए चौकड़ी क्यों मारा है, बिजनेस ट्रस्ट तो हाथ ऊपर कर देगी, भाई ये किसी को लोन दिया वापस आया, इनकम थोड़ी ना है, इस पे थोड़ी ना टैक्स आएगा, तो टैक्स नहीं आया। फिर यही पैसे यूनिट होल्डर ने, यूनिट होल्डर को पास ऑन किया। अब देखो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा, पढ़ क्या लेगा है, जितना भी अमाउंट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है माइनस इशू प्राइस विल बी टैक्सेबल फॉर द यूनिट होल्डर। तो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर यूनिट होल्डर ने 10 रुपया डाला था इशू के वक्त, और ऐसी वाली चीज उसको अभी 12 रुपये के अमाउंट में मिल रही है, तो 10 डाल के 12 तो 2 का ही टैक्स आएगा, लेकिन 10 या कम मिला तो टैक्स नहीं आएगा। तो देखो फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस इशू प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हु डिस्ट्रीब्यूटेड, बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये देखो ऐसा। तो जितना बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए ना उसमें से माइनस इशू प्राइस, और ये पता है क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टिल डेट। क्योंकि सी जैसे मैंने अभी बताया ना, अमाउंट याद रखना, यूनिट होल्डर ने इशू में 10 रुपए डाला था, 10 रुपए डाला था। अब ऐसी वाली चीज जो भी मैं सिखा, ऐसी वाली बोला समझा ना, ऐसी वाली चीज, अरे ऐसी वाली देखो, ऐसी वाली चीज की तरफा यूनिट होल्डर को खाली 2 रुपया ही आया है, भूलना मत, इशू प्राइस 10 था, 2 रुपया ही आया है। तो ठीक है, 2 को हम लोग माफ कर देंगे, कि 10 रुपया तो इशू में डाला था, तो जो 10 इशू में डाला उसको 2 ही मिला, तो उसमें इनकम की खुशी नहीं है, तो छोड़ दिया ना, 2 रुपया याद रखना। फिर वापस उसको 3 रुपया मिला, तो क्यूमुलेटिव देखना चाहिए, 10 रुपये की इशू प्राइस है, उसमें एक बार 2 मिला था, दूसरी बार 3 मिला, मतलब अलग साल में 3 मिला था तो 5 ही मिला है। तो अभी भी जितना इशू में डाला उससे ज्यादा नहीं मिला है। याद रखो, 10 रुपया इशू में डाला था, पहली बार 2 मिला, अगले साल 3 मिला, अब फिर अगले साल अपने को मिला 8, मार टोटल अभी 2, दूसरी बार 3 मिला था, फिर 8, कितना हो गया 13। तो ये 13 रुपये का मुकाबला होगा 10 के साथ। तो मतलब 10 रुपया तूने इशू में डाला था, भले तुझे टुकड़े टुकड़े में इस तरह की इनकम आ रही है, कभी 2 कभी 3, अभी 8, आज 8 आ गया, तो कितना हो गया 13, और तूने इशू में 10 डाला था, तो 10 के सामने 13 मिल गया, तो 3 रुपए के ऊपर टैक्स आएगा। और वो 13 रुपये को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखो क्या लिखा है, पढ़, मैंने लिखा हुआ भी है, टिल डेट। अरे टिल डेट का महत्व बताया मैंने, मेरे एग्जाम्पल में था ना, एक साल में ऐसा 2 रुपये आया था, फिर दूसरे साल में 3 आया था, फिर 8 आया था, तो टिल डेट कितना आ गया 13 रुपीज। तो वो 13 माइनस इशू प्राइस 10, तो डिफरेंस पे टैक्स लगेगा। एंड दिस विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन है 56, उसमें स्पेसिफिकली ये चीज डाल के रख दी है। और डालना क्यों पड़ता है ना स्पेसिफिक, क्योंकि इसका ओरिजिनल कैरेक्टर इनकम नहीं है, ये भूल मत तू। तो इसमें झगड़े बहुत हो सकते रियल लाइफ में, इससे एक्ट में ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के प्रोविजन मतलब सेक्शन 56 में दिया है। तो 56 के अंदर क्लियर कट बोल दिया कि भाई हम इसको इनकम मान के टैक्स आएंगे, किसको, यूनिट होल्डर को। और उसका फॉर्मूला भी दिया है, जितना भी यूनिट होल्डर को दिया ना माइनस इशू प्राइस, और जितना भी दिया मतलब इतने सालों का क्यूमुलेटिव। अब सुनो, मेरे एग्जाम्पल में याद रखो, 10 रुपए इशू प्राइस था, पहली बार 2 आया, गवर्नमेंट इग्नोर की, 2 ही था ना, फिर दूसरी बार 3 आया, इग्नोर किया, 8 आया, तो टोटल 13 हो गया ना। तो 13 और 10 इशू प्राइस था, तो 3 रुपये पे टैक्स आ गया, 3 रुपये पे टैक्स आ गया, भूलना मत अभी। 3
3 रुपये पे टैक्स आ गया है। अब वापस जब फ्यूचर में मिला अमाउंट, या 2 था 3 था 8 13 हो गया था ना, अब है ना और 5 रुपये आया। अमाउंट भूलना, पहली मर्तबा 2 था, नेक्स्ट ईयर 3, फिर 8, अभी कितना है 5, कितना हो गया टोटल? अरे 2 + 3 + 8 13 था ना, अब और 5 आया तो 18। अब वापस कैलकुलेशन करें, 18 मिला है, तेरा इशू प्राइस तो 10 है लेकिन 18 मिला है, तो डिफरेंस कितना है? अरे 18 - 10 के 8 ना, लेकिन 8 में से जितने का टैक्स पहले भर गया ना वो एडजस्ट करने मिलेगा। डबल टैक्स तो नहीं हो सकता ना, वो एडजस्ट करने मिलता है। तो ये नई मस्त चीज निकाली है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हॉट क्वेश्चन है। और ये जो मैंने अमाउंट दे दे के सिखाया ना, मैं तो चाहता हूँ वीडियो देखने वालों तुम लोग के एग्जाम्पल लिख लेके याद कर लो। तो वापस सुन लो मेरा एग्जाम्पल, रट ही लो तो याद हो जाएगा। एक यूनिट होल्डर ने 10 रुपया, पहले ये किस तरह की रिसीट आई है? ऐसा रिसीट विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। तो बिजनेस ट्रस्ट को तो टैक्स आ भी नहीं सकता है। यूनिट होल्डर की कैसी पिटाई हो रही देखो। तो सी, एक यूनिट होल्डर ने इशू के वक्त 10 रुपया डाला था, अब उसको पहले साल 2 रुपया आया तभी इग्नोर हो गया, नो टैक्स। दूसरे साल 3 आया तभी इग्नोर हो गया। तीसरे साल 8 आया तो क्यूमुलेटिव टोटल क्या हो गया? 2 + 3 + 8 कितना हो गया? 13। तो 13 माइनस इशू प्राइस 10, 3 रुपये पे टैक्स आ गया। अब ये कैलकुलेशन ऐसे ही चलती रहती है। फ्यूचर में फिर पैसा मिला तो अपने को क्यूमुलेशन जारी रखना चाहिए। अपना क्यूमुलेशन कैसा था? 2 + 3 + 8। अब मान लो और 5 आ गया तो 2 + 3 + 8 + 5 18 हो गया। तो वापस फॉर्मूला लगा, 18 मिला है, इशू में तो तूने 10 ही डाला था, 8 रुपये पे टैक्स आना चाहिए, लेकिन पूरे 8 पे नहीं आएगा। जितने का टैक्स पहले भर दिया था, मेरे एग्जाम्पल में 3, वो एडजस्ट होके बैलेंस पे टैक्स आएगा। तो ये नया नाटक चालू हुआ इनकम टैक्स में, और इसके प्रोविजन इन लोग ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाले। तो ये था बिजनेस ट्रस्ट का अमेंडमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर okay, see, next amendment is related to concessional tax regime. You know concessional tax regime में sections कौन से इन्वॉल्व है? 115 BAA, BAB, BAC, BAD। अब एक नया सेक्शन आ गया BAE, लेकिन ये BAE वाला सेक्शन का अमेंडमेंट क्या बोले? वापस देखो, मिट गया ना स्क्रीन से। 115 BAA, BAB, BAC, BAD और BAE एक नया सेक्शन आया है। लेकिन ये जो नया सेक्शन है ना 115 BAE, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहा हूं। किसको? 115 BAE। पहले ना ये जो 115 BAC है ना, इसमें कुछ जोरदार अमेंडमेंट्स आए, वो डिस्कस कर रहा हूं। और बाकी और किसी सेक्शन में अमेंडमेंट्स नहीं है। तो अपने एजेंडा में क्या है? 115 BAC का अमेंडमेंट और फिर वो नया सेक्शन 115 BAE। तो सी, पहले इस पे ध्यान दो। 115 BAC, ये सेक्शन में क्या लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF कुछ टैक्सेशन की इंसेंटिव्स की कुर्बानी देने को तैयार है तो उसका स्लैब रेट्स कंसेशनल स्लैब रेट हो जाएगा। मतलब रेगुलर स्लैब्स के बदले एक अलग कंसेशनल स्लैब रेट से उसको टैक्स आएगा। ये रूल था। अब सुनो इसमें चेंज क्या है। पहले ये रूल इंडिविजुअल HUF लोग के लिए था, नाउ इट इज फॉर एवरीवन। हर वो असेसी जो स्लैब रेट से टैक्स आ जाता है, सबके लिए सेक्शन एप्लीकेबल हो गया। पहले एक्ट में क्या खाली इंडिविजुअल HUF ही लिखा था। वो बात अलग है, इंडिविजुअल HUF जैसे लोग ही सेक्शन के पीछे मर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, स्लैब रेट वाली चीज खाली इंडिविजुअल HUF के लिए थोड़ी है। तो अब लॉ ने क्या किया है, इंडिविजुअल HUF तक जो सीमित था ना, अब उसको ब्रॉडन करके क्या कर दिया है, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है, अदर्स लोग भी आ गए, एवरी अदर हु इज सब्जेक्ट टू स्लैब रेट। तो पहला अमेंडमेंट, अदर्स लोग भी आ गए।
याद रखना। दूसरा, पहले क्या था, 115 BSc में स्लैब रेट्स कैसे थे मालूम है? 2.5 लाख के स्लैब्स थे, अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 के ऊपर, ऐसे 7 स्लैब थे। अभी इन लोगों ने 6 स्लैब कर दिए। देखना है कैसे, ये देखो, पहले जो 2.5 लाख का स्लैब था ना, अभी 3-3 लाख का कर दिया। और ये देखो 3-3 लाख का कैसा है, अप टू 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, मतलब परसेंटेज अपना कितना बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट स्लैब में ध्यान देना, 20 से सीधा 30% हो गया है। स्लैब्स भी तो पहले 7 स्लैब्स थे, अभी 6 हो गए। गिना, 6 कैसे गिनाऊं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, और हर स्लैब में 5% से टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन आखिरी स्लैब जब आता है ना, 20 से सीधा जंप होके 30, और डिफरेंस कितना है, 3-3 लाख का। तो इन कंसेशनल टैक्स में नए स्लैब रेट्स अनाउंस हो गए, ये एक अमेंडमेंट हो गया है। फिर 115 BSc के अंदर सरचार्ज जो आता है ना, पहले तो क्या था, सरचार्ज वॉज एज यूजुअल, लेकिन अभी 37% वाला सरचार्ज 115 BSc की दुनिया से निकाल दिया गया है। मतलब अगर कोई 115 BSc की दुनिया में नहीं है ना, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स बढ़ता है ना, नॉर्मल कौन सा, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 5%, सॉरी 0%, 5%, 20%, 30%, वो नॉर्मल जो 4 स्लैब वाला स्लैब फॉलो करता है ना, उसको तो सरचार्ज 37% तक आता है। लेकिन 115 BSc में सरचार्ज 37% वाला नहीं है। ये देखो स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ो जल्दी। मतलब सरचार्ज का स्कीम क्या होगा ना, ये देखो, अगर नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है, नो सरचार्ज, 1 करोड़ तक है 10%, 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ के ऊपर 25, फिर 25 ही 25 है। अरे नहीं तो नॉर्मल स्लैब रेट्स में सिस्टम क्या, 5 करोड़ के ऊपर 37% आता है ना, लेकिन 115 BSc में 37% वाला सरचार्ज नहीं है। फिर एक और चीज, ऐसे लोग को पहले ना रिबेट जो होता है ना 87A वाला, नॉर्मल रिबेट मिलता था। और नॉर्मल रिबेट का रूल क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होता है तो 12,500 का रिबेट। लेकिन अभी नया रूल है कि जो 115 BSc की दुनिया में है ना, उधर रिबेट की दुनिया भी अनोखी है। मतलब अगर किसी का नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक भी हुआ ना, 7 लाख तक, तो भी रिबेट मिलेगा, वो भी 25,000 की रिबेट मिल सकती है। बोलो, अरे मतलब ये चीज पहले नहीं थी। पहले 115 BSc में खाली स्लैब रेट्स ही अनोखे थे, सरचार्ज रिबेट सब नियम सेम थे। लेकिन अभी क्या है, स्लैब रेट जो अनोखे थे वो भी बदल गए, अनोखे स्लैब रेट्स 2.5 लाख के बदले 3-3 लाख का आ गया, और सरचार्ज में 37% निकाल दिया। रिबेट जो 5 लाख तक वालों के लिए था, अब वो 7 लाख तक वालों के लिए हो गया, और 5 लाख तक वालों को तो 12,500 का रिबेट था, इधर 25,000 तक रिबेट है। अरे पुराने लॉ में क्या था, खाली स्लैब्स ही अनोखे थे, सरचार्ज रिबेट सब नॉर्मल था। अभी तो स्लैब्स भी अनोखा, सरचार्ज भी अनोखा, रिबेट भी अनोखा। ये देखो इधर लिखा है, पढ़ो। और इन लोगों को AMT नहीं लगता, ये तो पुरानी बात है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लगता, ये तो पुराने 115 BSc में भी था, इधर भी है। लेकिन सी, इधर एक और नई चीज लॉ ने इंट्रोड्यूस की है कि अगर आपको 7 लाख तक का इनकम मिला है ना, ये कौन सा इनकम है 7 लाख, मतलब 5 एड्स माइनस चैप्टर 6 से करके आता है नेट टैक्सेबल इनकम, ये अगर 7 लाख तक है तो रिबेट मिल जाता है ना। लेकिन सोच बेचारा जो 7 लाख के ऊपर थोड़ा बहुत ही इनकम गया है, किसी की इनकम 7 लाख के ऊपर 1-2 हज़ार रुपया ही गई है, थोड़ी बहुत ही ऊपर गई है, तो बेचारा रिबेट से वंचित हो जाएगा। कि रिबेट 7 लाख तक का लोग मिलती है, और मिलती है तो कितनी मिलती है, 25,000 से टैक्स मेरा बच जाता है।
लेकिन सोचो जिसका इनकम 7 लाख के ऊपर 7,10,000 हुआ होगा वो तो अपना सिर पीटेगा। या 7 लाख का 7,10,000 क्या इनकम हो गया, वो 10,000 की इनकम के पीछे मेरा 25,000 का रिबेट छूट गया, तो इनको दुख होता है ना। तो इन लोग के लिए मार्जिनल रिबेट वाला कॉन्सेप्ट निकाला है। जैसा मार्जिनल रिलीफ होता है ना वैसा ही मार्जिनल रिबेट। अब ये मार्जिनल रिबेट का कैलकुलेशन कैसे करना है, इट इज डिट्टो सेम एज मार्जिनल रिलीफ। मतलब पता है क्या करते हैं, ये देखो मार्जिनल रिलीफ का तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा ना, ये देखो जल्दी देखो, लुक हियर। क्या करना चाहिए देखो, अपने एक बेस फिगर ले लेने का इधर जो 7 लाख, 7 लाख तक रिबेट आता है ना उसको बेस ले लेने का। और ये राइट साइड में जो मैंने लिखा है ये क्या मालूम है, ये बेस है कि मेरी एक्चुअल इनकम है। अरे ये मेरी एक्चुअल इनकम है। अरे सोचो एक्चुअल में मैं 7,10,000 कमाया और 7,10,000 कमाने वाला सिर पीट के क्या बोल रहा है, यार 7 लाख तक होता तो मेरे को 25,000 का टैक्स बच जाता। ये इधर 10,000 की थोड़ी इनकम क्या आ गई कि मैं तो रिबेट ही खो दिया यार। तो इनको दुख होता है ना, तो इनको भी गवर्नमेंट ने बोला डोंट वरी, तुम्हारी इनकम 7 लाख के ऊपर थोड़ी बहुत ही बड़ी है ना तो आपको भी रिबेट देंगे। लेकिन वो कैसे ऑपरेट होता है, सेम टू सेम एज मार्जिन रिलीफ। ये देखो कैलसी रेडी रखना है, ये देखो पहले क्या करेंगे, 7 लाख पे उसका टैक्स कितना आ रहा है बताओ। ये 7 लाख इधर रख ही देने का, ये फिक्स्ड है। अरे 7 लाख का थ्रेशोल्ड जहां तक रिबेट मिलती है 115 BSC में, तो 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा रिबेट काट के। और ये कैसे निकालना मालूम, ये देखो जल्दी देखो, ये स्टाइल में निकाल, जल्दी देखिए ये स्टाइल में निकालोगे ना तो 7 लाख तक उसका टैक्स 25,000 ही आता है और रिबेट भी 25,000 मिल जाएगा, तो नील हो गया टैक्स। तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, मेरे पे भरोसा रखो, मैंने राइट किया है। तो ये देखो इसका टैक्स कितना आया, नील। और ये देखो मैं टैक्स कैसे निकाल रहा हूं, रिबेट क्लेम करने के बाद तुम्हारा हाल नील हो जाता है। लेकिन ये 7,10,000 वाला क्या बोलेगा, हाय राम मैं तो 7 लाख के ऊपर हूँ, मेरे को तो रिबेट मेरी आते आते छूट गई यार, 7 लाख के जस्ट ऊपर ही गया हूँ। तो एक बार इसका टैक्स निकालो ना। सी आफ्टर रिबेट लिखा है लेकिन रिबेट तो इसको नहीं मिलेगा ना, 7 लाख के ऊपर रिबेट नहीं है ना, तो इसका प्लेन टैक्स निकालो। कैसे निकालना ना, ये देखो ऐसा 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, मतलब कितना होता है 15,000। और 6 लाख के ऊपर 1,10,000 है, और 1,10,000 का 10% कितना होता है 11,000। तो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना है तो कितना आ रहा है टैक्स 26,000। अब ये देखो मार्जिन रिलीफ की तरह ही कर रहा हूं मैं इधर, इसकी इनकम कितनी बढ़ी 10,000, सिर्फ 10,000 की इनकम बढ़ी है, लेकिन टैक्स बेचारे का कितना बढ़ गया 26,000। ये आदमी तो रोएगा, अरे इतनी सी इनकम बढ़ी 10,000, सामने टैक्स इतना ज्यादा भर गया, नहीं चौल बे, इतनी सी इनकम के पीछे इतना ज्यादा टैक्स बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि उसका रिबेट कैंसिल हो गया ना। 7 लाख तक तो रिबेट के मजे ले रहा था, लेकिन 7 लाख के ऊपर रिबेट नहीं मिलता, तो उसे दुख क्या हो रहा है। ये देखो 10,000 की इनकम क्या बढ़ गई, टैक्स अपना 26 से बढ़ गया। तो गवर्नमेंट क्या बोले, ठीक है तेरी इनकम 10 से ही बढ़ी है ना, तो तेरा टैक्स भी हम 10 जितने बढ़वाएंगे, और बाकी का 16,000 मार्जिनल रिबेट की तरह आएगा। और पता है इसका फॉर्मूला है सेम एज मार्जिन रिलीफ। मैं तुमको मार्जिन रिलीफ पढ़ाते टाइम ऐसे ही पढ़ाया था, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, तो कितना है 16,000। ये अगर नेगेटिव आया तो रिबेट नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव 16,000 आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे मार्जिनल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कैलकुलेशन मार्जिन रिलीफ की तरह है, लेकिन इसका नाम है मार्जिनल रिबेट।
और इसका पोजीशन कब आएगा मालूम है? अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विनिंग सब इनकम का टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं ना, फिर सारा टैक्स जब इकट्ठा होता है ना, उसके बाद रीबेट लेते टाइम 16,000 का रीबेट मिलेगा इसको। फिर रीबेट काटने के बाद वो सरचार्ज सेस का वर्किंग करते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। फिर जल्दी देखो, लुक 115 बीएससी में क्या था, अपने को टैक्सेशन के कुछ इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये देखो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, ये सब चीज अपने को कुर्बान करना पड़ता है। इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। जो अमेंडमेंट है मैंने ब्लैक कलर में हाईलाइट किया है। सुनो अमेंडमेंट क्या है। पहले 115 बीएससी में सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी सैक्रिफाइस करना पड़ता था। इनफैक्ट सैलरी के हेड में 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, सब सैक्रिफाइस करना पड़ता था। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी मिलेगा। मीन्स में 115 बीएससी के स्कीम में भी टैक्स भरूं ना तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। तो अभी अपनी कुर्बानियों की लिस्ट में से एक कुर्बानी कम होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कुर्बान करने की जरूरत नहीं है सैलरीड पीपल के लिए। फिर फैमिली पेंशन जिनको मिलता है, हस्बैंड की डेथ के बाद घर बैठी बीवी को फैमिली पेंशन मिलता है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। बीवी को जो पेंशन मिला उसका 1/3 और 15,000 विचर इज लेस, इतना स्टैंडर्ड डिडक्शन बीवियों को मिलता था पति के मरने के बाद इन द नेम ऑफ फैमिली पेंशन, और वो पुराने रूल में सैक्रिफाइस करना पड़ता था। अब उसको सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं है। अरे मतलब अपनी जो कुर्बानियों की लिस्ट थी ना उसमें कुछ कुर्बानियां कम हो गई। मतलब अभी 115 बीएससी में सैलरी वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो 50,000 है। फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है ना, उसमें 1/3 और 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो भी ले सकते हैं। पहले नहीं मिलता था, अभी ले सकते हैं। फिर 80 CCH2 अग्निवीर का मैंने पढ़ाया था मालूम है, जो नए यंग जवान बच्चे 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती होते अग्निवीर स्कीम में, तो 4 साल उनकी पगार में से कुछ कटता है, तो जो कटता है उसका चैप्टर 6 से मिलता है ना, वो कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन उसका एम्प्लॉयर जो डालता है ना, उसके लिए एम्प्लॉयर का डाला हुआ जो सैलरी में घुसेड़ते फिर चैप्टर 6 से मिलता है, वो ले सकते हैं। अरे मतलब चैप्टर 6 से पूरा कुर्बानी देना है, लेकिन अब एक कुर्बानी कम हो गई। लॉ ने क्या बोला है, अग्निवीर वालों, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हारे लिए जो कंट्रीब्यूट किया है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, नाम क्या था, अग्निवीर कॉर्पस फंड, वो तुम्हें सैलरी में दिखाना पड़ता है, फिर चैप्टर 6 से में माइनस करने मिलता है, वो कर लो, उसको कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। तो जो चेंजेस वाले पार्ट है वही मैंने बताया। मैं अभी पूरी कुर्बानी की लिस्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने रेगुलर लेक्चर्स में ये सब हो चुका है। फिर ये देखो एक और मस्त अमेंडमेंट आया है, 115 बीएससी अभी डिफॉल्ट स्कीम हो गया है। मतलब तू इनकम टैक्स वालों को सामने से कुछ नहीं बोलेगा ना, तो वो लोग तेरा असेसमेंट 115 बीएससी वाले स्लैब रेट से करेंगे। अरे पहले क्या था, 115 बीएससी चाहिए तो बोलो कि मेरे को दे दे 115 बीएससी, बोलने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अभी कुछ बोल मत, नहीं बोला ना बाय डिफॉल्ट तेरा 115 बीएससी होगा। उल्टे का कोई बोले ना ये बीएससी बकवास है, बीएससी बकवास, तुमको नॉर्मल स्लैब रेट पसंद है तो मिलेगा, लेकिन बोल तो ही देंगे, बोलेगा तो ही। मतलब ओल्ड स्कीम जो है ना अपना, जिसमें खाली 4 स्लैब्स है, वो चीज एक ऑप्शन है, चाहिए तो बोल तो मिलेगा। तू सामने से कुछ नहीं बोलेगा तो 115 बीएससी के अंदर तेरा असेसमेंट होगा। फिर अगला अमेंडमेंट देखो, कम ऑन, हिम्मत रखो, कम ऑन। एक नया सेक्शन आ गया 115 BAE सी। ये टेबल देखोगे तो अपने आप समझ जाएगा। सी, इंडियन कंपनीज लोग के लिए कैसा था, 22% टैक्स भरना पड़ता है। अगर कुछ टैक्सेशन के इंसेंटिव्स की कुर्बानी देते तो रूल था ना, ये 115B है। ये पहले कुछ पुरानी चीज रिकैप कर रहा हूं। फिर अगर कोई इंडियन कंपनी, स्क्रीन पर देख, मैन्युफैक्चरिंग या पावर का धंधा कर रही है और वो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, तो उसको 15% टैक्स ही लगता है अंडर 115 BAB। लेकिन पता है ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं किया था।
सी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसका जुड़वा सेक्शन तो था, किसका? जहां कंपनियों को 22 लगता है वहां सोसाइटियों को भी 22 लगेगा, लेकिन सेक्शन कंपनियों का BAA, सोसाइटीज का BAD, सेक्शन ही अलग था। लेकिन जो सुविधाएं कंपनियों को मिली थी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दी गई थी। लेकिन लॉ से एक भूल चूक हो गई कि कंपनियों को जो मैन्युफैक्चर करने वाले होते हैं ना, उनको 15% का कुछ ज्यादा ही कम टैक्स किया था ना, वैसा चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पैरेलली नहीं रखा था। लेकिन अब वो न्यू सेक्शन के अंदर आ गया है। अरे मतलब आइडिया क्या था, जैसा 115 BAA एग्जिस्टिंग कंपनियों के लिए था ना, वैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रखना चाहिए और रखा था। लेकिन कंपनियों में जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन लोगों के लिए कैसे 15% था, तो वैसा ही कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिसिंग था, लेकिन अब आ गया है। और वो नया सेक्शन क्या, 115 BAE। और पता है इसके प्रोविजन डिट्टो सेम है 115 BAB जैसा। BAB मैंने पढ़ाया था ना, बस सेम टू सेम इधर है। फर्क इतना है, BAB जो कंपनीज का था, BAE वो रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। ये डिस्टिंक्शन देखिए समझ जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये नया सेक्शन आया है, खाली सेक्शन नंबर से नया है, बाकी प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम एज 115 BAB। ओनली डिफरेंस वो कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर नेक्स्ट देखो जल्दी, TDS के चैप्टर में चेंज आया है। यू नो TDS में कैश विड्रॉल का TDS था। अगर हम बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करते तो 1 करोड़ के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, एक्स्ट्रा के ऊपर 2% TDS कटता है अंडर 194N, ये देखो NN। लेकिन वो 1 करोड़ वाली चीज 3 करोड़ हो गई है, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। पढ़ो ये, इफ यू आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 3 करोड़ तक कैश विड्रॉल का TDS नहीं कटेगा। 3 करोड़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा विड्रॉ किया उसमें 2% TDS कटेगा। अरे मतलब जो 1 करोड़ था ना वो 3 करोड़ हो गया। और वही कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर नॉन फाइलर है, याद करो इसमें नॉन फाइलर में स्लैब्स था, कैसे था बताओ, अप टू 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़, अबव 1 करोड़ था। लेकिन अभी क्या होगा, अप टू 20 लाख और 20 लाख से 3 करोड़ और अबव 3 करोड़। अरे उधर था ना कैश विड्रॉल में कि अगर नॉन फाइलर लोग होते ना तो 20 लाख तक तो TDS नहीं, लेकिन 20 लाख के ऊपर 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5% था। अभी तुम लोगों को पुराना देखना पड़ेगा, अमेंडमेंट का लेक्चर पुराना सब पढ़ने के बाद देखने का, तो देखे हुए तो समझ जाएगा तुम लोग को। तो जो भी है 194N में जहां जहां 1 करोड़ था ना, वहां 1 करोड़ आज भी है, गलतफहमी मत लाना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए 1 करोड़ वाली चीज को 3 करोड़ कर दिया, बस इतना याद रखो। इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ इट विल बी 3 करोड़ फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट फॉर अ नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल 1 करोड़ का रूल है। TCS में भी अच्छा अमेंडमेंट आया, देखो TCS में, लुक TCS में क्या है, तो सुनो इसका मेरे को थियरी बता। इधर देखो, एक बार स्क्रीन को मत देखना, मुझे देखना, ये देखना। ऐसे फील करो मैं ऑथोराइज डीलर हूं, फॉरेन करेंसी का डीलर हूं, और मैंने किसी को डॉलर्स पाउंड्स वगैरह दिया और उससे बदले में मैंने रुपीस लिया। अरे डॉलर बेचूंगा, पाउंड्स बेचूंगा तो बदले में रुपीस लूंगा। तो अगर बदले में जो रुपीस आया ना वो 7 लाख तक है तो नो TCS। मीन्स डॉलर्स दे के बदले में 7 लाख रुपीस आ रहा है, मतलब 7 लाख रुपए तक का करेंसी एक्सचेंज हुआ तो TCS आता ही नहीं है। चाहे मुझसे लेने वाला डॉलर कोई भी पर्पस के लिए डॉलर ले आओ, एजुकेशन, मेडिकल, एनी पर्पस, अप टू 7 लाख देयर इज नो TCS। ओके, अब देखना, मैंने किसी को डॉलर वॉलर दिए, फील करो मेरे को, देखिए डॉलर दिए और बदले में जो रुपीस मिला ना वो 7 लाख से ज्यादा है, तो 7 लाख के ऊपर जो है ना उसके ऊपर ही TCS आता है। लेकिन परसेंटेज डिपेंड्स, मुझसे जो डॉलर लिया है एजुकेशन पर्पस के लिए लिया है,
और वो भी उसके लिए बेचारा लोन लेके आया था, तो 0.5% रेट ऑफ टीसीएस। ओके, और मुझसे जो डॉलर लिया है वो डॉलर लिया था एजुकेशन पर्पज, लेकिन लोन वोन लिए भी घर, तो 5%। अरे एजुकेशन में दो रेट है, 0.5, 5%। 0.5 कब होगा? अगर मुझसे डॉलर जो लेके गया है उसको एजुकेशन पर्पस के लिए रेमिट करना है, और वो भी उसने लोन लिया हुआ है किसी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, तब 0.5%। 0.5% कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने डॉलर देके उससे 8 लाख लिया, 8 लाख ना, तो 7 लाख हटा दो, 1 लाख का 0.5% मैं उससे कलेक्ट करूंगा। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या? टैक्स कलेक्टेड। तो जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है वो उसको डॉलर देके जब रुपया लेगा थोड़ा एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा, 0.5% और 7 लाख के ऊपर वाला। अब एजुकेशन के लिए मुझसे कोई डॉलर लेके जा रहा है, लेकिन उसने खुद के फंड से डॉलर्स मुझसे अरेंज किया है, लोन वोन नहीं लिया है, तो 5%। और मेडिकल ट्रीटमेंट है तो भी 5%। अरे मुझसे कोई डॉलर लेके गया है, क्यों? क्योंकि उसका कोई फॉरेन में इलाज विलाज है, उसकी बीवी का इलाज है, किसी का फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट का मैटर है, तो मैं उसको डॉलर देके जब रुपया लूंगा ना, तो 7 लाख तो छोड़ दूंगा, ऊपर वाले अमाउंट का 5%। अब एजुकेशन पर्पस, मेडिकल पर्पस बता दिया। अब एजुकेशन मेडिकल के अलावा कोई और पर्पस हुआ, तब सुनो क्या है, उसमें भी 7 लाख छोड़ दो, ऊपर वाले अमाउंट पे 1 अक्टूबर 23 के पहले ट्रांजैक्शन हुआ था तो 5%, 1 अक्टूबर 23 या बाद में हुआ तो 20, 520, 520, 520। बट इधर 1 अक्टूबर 23 का डेट याद रखना है। ओके, तो इफ इट इज बिफोर 1 अक्टूबर 23, 5%, और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 23, 20%। बट दिस इज नॉट ऑन द पूरा 7 लाख छोड़ के ऊपर का। इतना दिमाग में छापो। ओके, यही चीज का इधर मैंने पेश किया है। ये देखो फॉरेन करेंसी डीलर है, ये फॉरेक्स बेच रहा है इस आदमी को, और ये आदमी ने एजुकेशन पर्पस के लिए रेमिट किया है। रेमिट करना मतलब फॉरेन में पैसा भेजते हैं ना, और उसने लोन लिया था किससे? अरे ये रट लो ना, एजुकेशन लोन से हो गया, और बैंक्स, फाइनेंशियल अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो 0.5%। लेकिन 7 लाख की छूट हमेशा ही है। फिर जनरल एजुकेशन हुआ, मतलब जनरल मतलब विदाउट लोन, और मेडिकल पर्पस तो 5%। अरे तीनों ड्राइंग में बताओ अलग क्या दिख रहा है? बताओ, परसेंटेज ही तो अलग दिख रहा है। ये देखो इधर 5, इधर 0.5, इधर कभी 5 तो कभी 20। ये 5 और 20 ऐसा डाइसी कब रहता है? अदर पर्पस वाला हुआ तो, अदर देन एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पस। ओके, ये हो गया। अब सुनो, इसमें जो 7 लाख की छूट है ना, ये कैसे मालूम है? पर रेमिटर, पर रेमिटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इमेजिन करो सामने कोई आदमी है, मिस्टर सोहेल। मिस्टर सोहेल नाम का एक इंसान है। ओके, नाम याद है ना, नाम से पढ़ा, मिस्टर सोहेल। अब मिस्टर सोहेल को है ना, एक ऑथोराइज डीलर ने फॉरेन करेंसी दिया, दूसरे ने भी दिया, तीसरे ने भी दिया, मतलब 10 जगह से फॉरेन करेंसी ले रहा है, लेकिन सोहेल तो एक ही है ना, एक सोहेल को एक 7 लाख का छूट है बस। तो डेट मीन सी, वो पहले फॉरेन करेंसी डॉलर डीलर से, ऐसे इमेजिन 4 फॉरेन करेंसी डीलर है। यूजुअली फॉरेन करेंसी डीलर कोई भी हो सकता है, बट ज्यादातर बैंक्स लोग होते हैं। बैंक्स लोग को है ना फॉरेन करेंसी में डील करने का अथॉरिटी है। तो ठीक है, जो भी है, 4 ऑथोराइज फॉरेन डीलर्स है। ओके, आदमी कौन है? इधर एक सोहेल। तो सी सोहेल ने पहले ये वाले फॉरेन करेंसी डीलर से फॉरेन करेंसी लिया, और उसमें 7 लाख का खत्म हो गया, तो अभी दूसरे, तीसरे, चौथे के पास जाएगा तो पूरे पे लगेगा। मतलब सोहेल ऐसा नहीं बोल सकता है मैं अलग अलग फॉरेन करेंसी डीलर के पास जाऊंगा, हर एक से 7 लाख की छूट लूंगा। पागल है?
इट इज नॉट पर फॉरेन करेंसी डीलर, इट इज पर रेमिटर। रेमिटर मतलब सोहेल। तो 7 लाख का कोटा पूरे साल का मिला है एक जन को। और इधर जन मतलब नॉट द फॉरेन करेंसी वाला डीलर। फॉरेन करेंसी डीलर तो तेरे 10 होंगे। तू जिसने फॉरेन करेंसी जिसको दी है, इसको बोलते हैं बायर ऑफ करेंसी, मतलब मिस्टर सोहेल जो बोल रहा हूं वो एक जन है ना, तो पर सोहेल 7 लाख। सोहेल मतलब समझ, अब पर रेमिटर 7 लाख का लिमिट है। ये हो गया। फिर सुनना, एक और अच्छा पॉइंट है, ये दिमाग में बैठ गया है। फिर है ना, फॉरेन टूर पैकेज होता है। अरे फॉरेन जाते हैं तो पैकेज टूर लेते हैं ना, पैकेज टूर। तो पैकेज टूर में है ना कोई छूट नहीं है। जैसे मान लो मैं टूर ऑपरेटर हूं, जल्दी देख, मैंने किसी को टूर बेची है, पैकेज टूर बेचा है, तो पैकेज टूर बेच के जो भी पैसा लिया ना उसमें टीसीएस 5% आएगा। लेकिन उसमें 1 अक्टूबर 23 के पहले हुआ तो 5%, और 1 अक्टूबर 23 ऑन और आफ्टर डेट हुआ ना तो अप टू 7 लैक्स 5%, 7 लैक्स के ऊपर 20%। 7 लैक्स की छूट नहीं है, स्लैब रेट है। 7 लाख तक 5%, 7 के ऊपर का 20%। 7 लाख इधर बोला, ये अभी दूसरा चार्ट दिखा रहा हूं टूर ऑपरेटर का। अरे ये चार्ट में क्या था, पैकेज टूर बेचा था, डॉलर बेचा था, पाउंड बेचा था। डॉलर पाउंड ऐसे ही बेचते ना किसी को रेमिट वेमिट करने के लिए, वो मैंने पढ़ा दिया। अभी दूसरी चीज देखो, ये पैकेज टूर बेचने वाले। अब पैकेज टूर बेचने वाला जो टूर ऑपरेटर होता है, टूर ऑपरेटर पैकेज टूर बेचता है और बदले में उससे पैसा लेता है, तो एक्स्ट्रा टीसीएस कितना लेगा, डिपेंड्स। वो ट्रांजैक्शन बिफोर 1/10/23 है तो 5%, स्ट्रेट फ्लैट 5%। ओके, और ऑन और आफ्टर बोल 1/10/23 है तो भी आएगा, लेकिन 7 लाख तक छूट नहीं है, 5% है, और 7 लाख के ऊपर वाले पे 20%। तो सी इधर 7 लाख देख के ना एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, 7 लाख तक टीसीएस की छूट है। नहीं, टूर पैकेज में कोई छूट है नहीं, टीसीएस आएगा ही। छूट कहां थी, ये वाले में। ये वाले में हमने पैकेज टूर बेचा कि ऐसे डॉलर्स पाउंड भेजा रेमिट करने के लिए, डॉलर्स पाउंड भेजा रेमिट करने के लिए, तो उधर तो 7 लाख की छूट है ही। ये क्लैरिटी है, क्योंकि ऐसे सम आने के फुल चांस है, क्योंकि ये पूरा रूल रिवैम्प हुआ है। ये पुराने बैचेस में क्या था, फिर उसके बाद बजट में कुछ और आया था, फिर उसके बाद वापस कुछ चेंज हुआ। ये लेटेस्ट रूल है जो अभी मैंने पढ़ा है। अरे मतलब पहले तो रूल ही कुछ और था, फिर बजट में एक नई चीज आई, फिर बजट में जो आया था ना वो भी इन लोग ने बदल दिया। तो मैंने भी अपने रेगुलर बैचेस में स्टार्टिंग में कुछ और पढ़ा था, फिर चेंज किया है मैंने। तो ये लेटेस्ट चीज है, ये याद रखने सबको। ओके, अब देखो लास्ट छोटा सा अमेंडमेंट, छोटा सा पॉइंट है, लुक हियर। ये देखो टीडीएस में वाला सेक्शन 193 था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। उसमें पहले क्या रूल था कि अगर किसी का लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटी और डीमैट, अरे मैं अपनी सिक्योरिटीज को डीमैट के फॉर्म में होल्ड कर रहा हूं, शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर्स पे तो डिविडेंड आता है। मैं 193 बोल रहा हूं, विच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में पहले क्या रूल था, अगर तुम्हारा लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटी है ना, टीडीएस ही नहीं आता था उसमें, इट वॉज एग्जेम फ्रॉम टीडीएस। मतलब लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटी पे जो कमाई आती उस पर टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन टीडीएस काटने का रूल नहीं था। लेकिन अभी अमेंडमेंट क्या है, इवन इफ यू आर होल्डिंग लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिलता है ना दोस्त, टीडीएस तो कटेगा। नाउ टीडीएस इज एप्लीकेबल, क्योंकि आजकल क्या है, सब लोग का डीमैट फॉर्म में ही होता है, और डीमैट फॉर्म में होता है उसको टीडीएस से फ्री करके रखा है। तो क्या इनकम रिपोर्टिंग में तकलीफ होती है ना, एंड गवर्नमेंट क्या चाहती है, सब लोग की इनकम प्रॉपरली फॉर्म 26AS में रिपोर्ट हो। और फॉर्म 26AS में रिपोर्टिंग कब होता है, टीडीएस वीडीएस कट जाता है ना, तो सब इनकम का प्रॉपर रिपोर्टिंग होता है। और अमीर लोग होते हैं ना,
भर भर के सिक्योरिटीज पे ब्याज कमाते, तो पहले इसका टीडीएस नहीं रखा था, अभी रखा है। ये देखो, पढ़ो ये क्या लिखा है, लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज, सेक्शन 193 की बात हो रही है। अर्लियर देयर वाज नो टीडीएस, नाउ टीडीएस इज एप्लीकेबल। ये पॉइंट भी याद रखना, ओके। तो ये अपना आखिरी अमेंडमेंट था, तो इसके साथ ही अपने सारे अमेंडमेंट्स खत्म हो गए। ये अमेंडमेंट का वीडियो पूरा अपने को पढ़ने के बाद है ना, पूरा डीटी पढ़ने का 2-3 बार इसको घुमाना चाहिए। 1-2 बार देखने का तो तुम लोग हाई स्पीड में भी देख सकते हो ना, इसको 2x स्पीड पे देखो, 2-3 बार देखो, छप जाना चाहिए। कि मई 24 के लिए तो अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवंबर 24 में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नवंबर 24 तक वो अमेंडमेंट बासी हो जाते हैं ना, एकदम ताज़े ताज़े पहली बार एग्जाम में पूछने का मौका तो मई अटेम्प्ट में आता है। तो मई 24 वालों के लिए तो जोरदार इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली दीज आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 एग्जाम ऑल्सो, बट उन लोग के लिए रिलेटिवली थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, बट कुछ बोल नहीं सकते एग्जाम का। बट मई 24 वालों के लिए तो हॉट टॉपिक है अमेंडमेंट्स, ओके। तो अमेंडमेंट्स का अपना टॉपिक खत्म।